नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं हिस्ट्री की एक ऐसी मैराथन क्लास जिसमें हम संपूर्ण दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। और यह दोस्तों आपकी 4 से 5 क्लासों में हम इसको पढ़ेंगे। वह दिल्ली सल्तनत जिस पर कुल 5 वंशों ने अपना शासन स्थापित किया। और वो 5 वंश कौन कौन से थे दोस्तों आपके? पहला था गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, उसके बाद आपका लोधी वंश। तो इन 5 वंशों को पढ़ेंगे। और यह वीडियो दोस्तों आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो आप सभी इस क्लास के इस जो रैपिड कोर्स है इसके जितने भी 4 से 5 वीडियो आएंगे सभी को बिना स्किप किए पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा वो आपसे इतर नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो आपकी दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, उस पर जो 5 वंश आए उनका क्रम क्या था। क्योंकि परीक्षा में क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत के सभी 5 वंशों को क्रम से लगाइए। दोस्तों उस क्रम की बात करते हैं तो उसमें पहला था दोस्तों आपके गुलाम वंश। क्या था दोस्तों आपके? पहला आपके था गुलाम वंश। दूसरा दोस्तों आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि दूसरा है आपका कौन सा? खिलजी वंश। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उस प्रकार से अपने नोट्स भी आप बनाते चलिए, तभी आप इसको एक बार रिवीजन भी कर पाएंगे। एक बार हमारे साथ पढ़ लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। दिल्ली सल्तनत आपका कंफर्म। उसके बाद दोस्तों आपका हो जाता है तीसरा आपके तुगलक वंश, तुगलक वंश। चौथा दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके कौन सा है? आपके सैयद वंश। चौथे क्रम में आपके सैयद वंश है। और पांचवा और लास्ट क्या है दोस्तों आपके? लोधी वंश। क्या है आपके? लोधी वंश है। तो अगर परीक्षा में आ जाए कि दिल्ली सल्तनत के जो सभी 5 वंश हैं उनको क्रम से लगाइए, तो आप लगाएंगे पहला है आपके अलग अलग प्रकार से क्रम लिखा रहे तो वही क्रम आप सही करेंगे, जिसमें आपकी पहला हो गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, उसके बाद आपका लोधी वंश। तो आज हमको सबसे पहले आपके गुलाम वंश को पढ़ना है। तो चलिए हम पहले आप गुलाम वंश को पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रहे हम उतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश। तो गुलाम वंश परीक्षा के लिए पहला इंपॉर्टेंट है कि इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर आपके 1290 ईस्वी तक रहा। और इसका जो संस्थापक था, जो पहला आपके शासक माना जाएगा गुलाम वंश का, जो परीक्षा में पूछा जाता है, उसका नाम है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है उसका? उसका नाम है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहला आप याद रखेंगे कि इसका संस्थापक कौन है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक है। और इसका शासनकाल इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे 1206 ईस्वी से लेकर आपकी 1210 ईस्वी तक। किसका है? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक साहब का है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट किया, गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो क्या कहेंगे? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगर पूछ ले कि कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहे तो 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। अब गुलाम आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम थे। ये आपके मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, का गुलाम। अगर पूछ ले कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे तो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी, इसकी राजधानी क्या थी कुतुबुद्दीन ऐबक की? तो इसकी जो कैपिटल थी, इसकी जो आपके राजधानी थी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कैपिटल, कैपिटल। तो इसकी जो कैपिटल थी दोस्तों वो थे आपके लाहौर। क्या थी आपके? लाहौर थी। तो पहली इंपॉर्टेंट फैक्ट कि गुलाम वंश का संस्थापक, दूसरा कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और तीसरा कि इसकी राजधानी, इसकी जो कैपिटल है वो आपकी लाहौर हो जाती है। शासनकाल भी याद रखेंगे 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। चौथी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछ सकती है वन लाइनर के क्वेश्चन में, इसके निर्माण कार्य से। तो इसका निर्माण कार्य पहली बात की इसने कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुब मीनार जो है आपके दिल्ली में, कहाँ पर है दोस्तों? आपके दिल्ली में है। अगर पूछे कहाँ पर है तो दिल्ली में। कुतुब मीनार की नींव डाली। ठीक है दोस्तों, यह इसके 4 मीनार की 4 मंजिलें बनाना चाहता था, लेकिन एक ही मंजिल के निर्माण के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुतुब मीनार की कहा जाएगी कि कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसकी नींव किसने डलवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अगर आप बात करते हैं निर्माण कार्य के बारे में, और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो निर्माण कार्य के बारे में हो सकते हैं, तो निर्माण कार्य इसके 2 रहे महत्वपूर्ण, जिसको इसने संपूर्ण पूरा भी कराया था। उसमें दोस्तों एक था आपके कुव्वत उल इस्लाम का मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम का मस्जिद दोस्तों, जो आपके दिल्ली में ही है, जो आपके दिल्ली में ही है। अगर पूछे कहाँ पर है तो दिल्ली में ही है। और अगर आपसे दूसरा इंपॉर्टेंट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का क्या बनाया था दोस्तों? 2.5 दिन का आपके झोपड़ा बनवाया था। कहाँ पर आपके पूछे तो अजमेर में।
तो ये दो भी इसके क्या थे आपके इसके ये जो भी आपके निर्माणकार थे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर जगह पूछे तो ये दिल्ली में, ये आपके अजमेर में। कुतुब मीनार भी दिल्ली में, लेकिन इसकी निर्माण कार्य नहीं कराया था, इसका आपके नींव सिर्फ डलवाई थी। और इंपॉर्टेंट परीक्षा में जो पूछ सकता है दिल्ली आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो इसका अन्य नाम जो इसकी उपाधि है, अन्य नाम, तो इसके अन्य नाम याद रखेंगे लाख बख्श। क्या याद रखेंगे? लाख बख्श। और लाख बख्श का अर्थ होता है आपके लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला, दान करने वाला। तो जो लाखों का दान करता है इसे कहते हैं लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला। ये भी परीक्षा में पूछ सकता है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, इसको आपके कुमार गुप्त ने बनवाया था। नालंदा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, और इसको आपके ध्वस्त आपके किसने कराया था? तो इसको ध्वस्त कराने का श्रेय आपके किसको दिया जाता है? ध्वस्त किसने कराया? तो ध्वस्त कराया था आपके ऐबक का ही आपके सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था आपके बख्तियार खिलजी, उसने ही इसको ध्वस्त कराया था, बख्तियार खिलजी। तो अगर पूछे कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था, तो आप कहेंगे कि ऐबक का ही, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने ही इसको ध्वस्त कराने का कार्य किया था। अन्य नाम अगर पूछे तो लाख बख्श है, क्यों? क्योंकि इसने लाख आपके दान करने वाला था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता था, लाखों का दान करने वाला। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि इसे हातिम द्वितीय भी कहा जाता है, हातिम द्वितीय भी कहा जाता है, हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। हातिम द्वितीय क्योंकि ये दोस्तों हातिम या बहुत एक सीधा साधा व्यक्ति था, इसलिए इसे हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछ सकते हैं इसकी मृत्यु के बारे में। तो ऐबक की अगर मृत्यु के बारे में क्वेश्चन पूछे तो ऐबक की मृत्यु अगर बात करें तो ऐबक की मृत्यु आपके 1210 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? आपके 1210 एडी में हुई थी, आपके चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, चौगान खेलते समय आपके घोड़े से गिरकर, इसको सेंटेंस आप पूरा कर लीजिएगा, इसको सेंटेंस को आपको पूरा कर लीजिएगा कि आपकी इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में आपके चौगान खेलते समय पोलो से गिरकर हुई थी। अगला क्वेश्चन इससे आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि इसे कहाँ पर दफनाया गया, तो इसे आपके दफन कहाँ किया गया? तो आपके लाहौर में, इसे आपके लाहौर में ही दफन किया गया। लाहौर ही इसकी कैपिटल भी थी, लाहौर ही इसकी आपके कैपिटल भी थी, और लाहौर में ही इसे दफनाया भी गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे इसमें पूछ सकता है इसके उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका अगर उत्तराधिकारी पूछे तो इसका उत्तराधिकारी हुआ आपके आराम बख्श। कौन हुआ दोस्तों? आपके आराम बख्श हुआ, जो इसका आपके पुत्र ही बताया जाता है। आराम बख्श नहीं, आराम शाह क्या हुआ दोस्तों? इसका उत्तराधिकारी हुआ। और सिर्फ दोस्तों आपके 8 महीने ही आपके दिल्ली की गद्दी पर बैठ पाया, 8 महीने ही बैठ पाया, और 8 महीने बाद आपके इल्तुतमिश के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। इल्तुतमिश द्वारा हत्या हो गई, इसकी हत्या कर दी गई, और अब इल्तुतमिश दोस्तों स्वयं आपके दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात कुतुबुद्दीन ऐबक से और पूछ सकता है कि इसके दरबार में आपके 2 व्यक्ति रहते थे, 2 विद्वान रहते थे, 2 विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था, तो विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। इसमें एक सदस्यों के हसन निजामी और एक था दोस्तों आपके फख्र मुदब्बिर। तो पहली बात हमने इसके बारे में जाना कि ऐबक की आपके गुलाम वंश का संस्थापक था। ये सब इतनी बातें हमने समझ ली हैं। तो आप देखिए कौन कौन सी बातें हमने समझ चुका। पहली बातें हमने समझ ली कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। दूसरी बातें हमने समझ ली कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तीसरी बातें हमने समझ ली कि इसकी राजधानी लाहौर थी। चौथी बात हमने समझ ली कि इसने कुतुब मीनार की नींव डाली। पांचवा क्वेश्चन हम अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछेगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है उसका इसने आपके निर्माण करवाया था। आपके 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। सातवीं बात हमने जानी कि इसका नाम के लाख बख्श है, लाखों का दान करने वाला। आठवीं बात हमने जानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने वाला ऐबक का ही सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी। 9वीं बात हमने इसके बारे में जानी कि ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई चौगान खेलते समय पोलो से गिरकर। और 10वीं बात हमने जानी कि इसको लाहौर में ही दफनाया गया। 11वीं बात हमने जाना कि इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ आपके, इसका उत्तराधिकारी आपके आराम शाह हुआ जो सिर्फ 8 महीने ही दिल्ली गद्दी पर आसीन रहा। और हमने 12वीं बात जाना कि आराम शाह की हत्या किसने की, तो आपके इल्तुतमिश ने ही आपकी की। और 13वीं बात हमने इंपॉर्टेंट तरीके से जाना कि आपके हसन निजामी और फख्र मुदब्बिर आपके इसके ही दरबार में रहा करते थे। तो इस प्रकार से 13 से 15 क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो
हमने अभी तक इतने ही देर में पढ़ लिया है। तो ये सब होते हैं आपके पढ़ाई के टेक्निक जो इंपॉर्टेंट तरीके से परीक्षा में पूछेगा, उतना ही हमको पढ़ना। अब आराम शाह के बारे में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है जो परीक्षा में पूछ सकता है, तो हम सीधे ही पढ़ते हैं किसको, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश जो आपकी है उसके 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक, कहाँ तक आपके 36 AD तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा इल्तुतमिश। अब इसके बारे में भी इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ते चलते हैं। पहली बात की इल्तुतमिश दोस्तों आपके शमसी वंश से था। कौन सा वंश था आपके, शमसी वंश से था, शमसी वंश से था, ठीक है। जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश थे कुतुबी वंश से आपके थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक और आपके आराम शाह। ये आपके ये दोनों कौन से दोस्तों, ये दोनों आपके कुतुबी वंश से थे। उसी प्रकार से आपके इल्तुतमिश आपके शमसी वंश से था। इंपॉर्टेंट बात है। अगर पूछे कि शमसी वंश की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरी बात की, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। हालांकि पहली बात हमको समझना है कि इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा क्यों जाता है। तो इसका ठोस कारण है कि इसने आपके दिल्ली को राजधानी बनाया। इसकी जो आपकी कैपिटल रही वो आपकी दिल्ली रही। और जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ऐबक इनकी आपकी राजधानी आपकी लाहौर थी। तो जब आपके जो व्यक्ति आपके दिल्ली को राजधानी पहली बार बना रहा है वही तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर रहा है, तो इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर पूछे कि इल्तुतमिश की कैपिटल क्या थी, तो दिल्ली थी। किस वंश से था, तो शमसी वंश से था। अगर शासनकाल पूछ ले तो 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। अगला इंपॉर्टेंट बात है कि जो इल्तुतमिश था, तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। इसकी जाति क्या थी, तो यह तुर्किस्तान जो होता है वहां का आपके इलबरी जाति का तुर्क था। इलबरी तुर्क था। क्या था दोस्तों, आपके इलबरी तुर्क था। अगला इंपॉर्टेंट इसके बारे में कि ऐबक की मृत्यु के बाद, जो ऐबक की जब मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो ऐबक की मृत्यु के समय यह दोस्तों यह आपके बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था, आपके बदायूं का गवर्नर था। समझ रहे हैं। तो ऐबक की मृत्यु के समय क्या दोस्तों, के बदायूं का गवर्नर था। इसके बाद बदायूं से दोस्तों ये आपके दिल्ली लौटा, और दिल्ली आने के बाद, दिल्ली जब यहाँ आ रहा था तो आराम शाह भी दिल्ली आ गया, और दिल्ली में ही दोस्तों इसने आराम शाह की हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। तो आपके ऐबक की मृत्यु के समय आपकी कहा था दोस्तों, बदायूं का गवर्नर था। क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में पूछ सकता है कि दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी। तो आपकी राजधानी के बारे में हमने बता ही दिया। राजधानी के बारे में हमने बता दिया कि इसने लाहौर से स्थानांतरित करके फिर दिल्ली को राजधानी बनाया। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम व्यक्ति था जिसने लाहौर से अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके फिर दिल्ली स्थापित की, तो क्या कहेंगे, आपके इल्तुतमिश था। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके आपके दिल्ली स्थापित की। कौन था, आपके इल्तुतमिश था। इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा। अगला इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि आपकी यह पहला शासक था, यह दोस्तों आपकी पहला शासक था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने आपके 1229 ईस्वी में 1229 AD में जो कि बगदाद के खलीफा होते हैं, जो आपके बगदाद के जो खलीफा होते हैं वही आपके सुल्तान की पद की स्वीकृति देते हैं। बगदाद के खलीफा होते हैं, यही जब इनसे ही आपके सनद प्राप्त करता है कोई शासक, तो वो आपके सुल्तान कहलाता है। तो वही शासक आपके सुल्तान कहलाता है। तो दोस्तों आपकी अगर बात करते हैं इल्तुतमिश की, तो यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम व्यक्ति था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के साथ बगदाद के खलीफा से क्या किया दोस्तों, आपके सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। जो सुल्तान पद होता है इसकी वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की, वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। समझ रहे होंगे आप इस बात को कि यह दोस्तों आपकी प्रथम व्यक्ति था। अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति हासिल की, तो कौन था, आपकी इल्तुतमिश था। कब की, तो 1229 ईस्वी में। आगे चलें। अगली इंपॉर्टेंट बात जो इसके बारे में पूछ सकती है कि इसने आपकी इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की। इक्तादारी
प्रथा की शुरुआत की। समझ रहे हैं, इक्तदारी प्रथा की शुरुआत की। इक्तदारी वह क्या होती थी दोस्तों, जब आपके कोई भी शासक को या फिर दोस्तों आपके जो आपके वहाँ के दोस्तों जो आपकी सेनाएं रहती हैं उनके सैनिकों को आपके 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 नकद वेतन के स्थान पर जब उसको भूमि दी जाती थी तो इसको इक्तदारी प्रथा कहते हैं। तो इक्तदारी प्रथा की शुरुआत किसने की, तो इक्तदारी प्रथा की शुरुआत आपके इल्तुतमिश ने की। अगले इंपॉर्टेंट बात की, कुतुब जो मीनार है आपके जिसका निर्माण आपकी जिसकी नींव डलवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार इसके निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया। इसका जो निर्माण कार्य होता है, निर्माण कार्य इसको पूर्ण कराया, किसने पूर्ण कराया, तो इसको पूर्ण कराने का श्रेय आपके इल्तुतमिश को दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट बात है कि इसने दोस्तों आपके टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भी भारत में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को हो जाता है। तो टंके जो होते हैं, टंके के सिक्के होते हैं, इस पर टकसाल, टंके पर टकसाल लिखने की परंपरा, लिखने की जो परंपरा होती है इसको भारत में शुरू करने का श्रेय, भारत में शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इल्तुतमिश को दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसने चालीसा का गठन किया, तुर्कान चहलगानी, तुर्कान ए चिहालगानी की शुरुआत की, अपने 40 आपके विश्वास पात्र गुलामों का एक दल बनाया जिसे तुर्कानी चहलगानी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि रणथंभौर जीतने वाला रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक था, रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक था। क्या था दोस्तों के, प्रथम शासक था। इंपॉर्टेंट बात है, प्रथम शासक था। ये क्या आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आपके लिए याद रखेंगे कि भारत में से गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है, तो भारत में गुंबद निर्माण का पितामह कहा जाता है। भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में पूछ सकते हैं कि इसके शासनकाल में आपके न्याय चाहने वाले व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करते थे। तो इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति आपके लाल वस्त्र धारण करते थे। क्या करते थे, आपके लाल वस्त्र धारण करते थे, लाल वस्त्र धारण करते थे। तो इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति आपके लाल वस्त्र धारण करते थे। इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। तो इतनी बात रही आपके इल्तुतमिश के बारे में इंपॉर्टेंट। कितनी बात रही, कई सारी बातें हमने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ ली है। इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत की, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया, टंकों पर टकसाल लिखने की परंपरा भारत में शुरुआत की, चालीसा का गठन किया, रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक, भारत में गुंबद निर्माण का पितामह आपके न्याय चाहने वाले व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करते थे। इल्तुतमिश की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आपके 1229 ईस्वी में आपके बगदाद के खलीफा से आपके सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति हासिल की। उसके बाद आपके कुतुब मीनार की आपके मतलब ऐबक की मृत्यु के समय आपके बदायूं का गवर्नर था, शमसी वंश की स्थापना की। ये सब इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यह तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने इसके बारे में पढ़ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ने का काम करते हैं किसको, आपके रजिया बेगम को, रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था, 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। इसके बीच में दोस्तों एक व्यक्ति और भी आपके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था जिसका नाम हो जाता है आपके रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो जो रुकनुद्दीन फिरोज साहब होते हैं यह आपके इल्तुतमिश के पुत्र होते हैं, इल्तुतमिश के पुत्र। लेकिन जो इल्तुतमिश होते हैं, ये अपनी मृत्यु के पहले इन्होंने बता दिया था कि मेरी जो आपकी उत्तराधिकारिणी होगी वो आपकी रजिया सुल्तान होगी। क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक दोस्तों आपके एक आपके अयोग्य व्यक्ति था, इसीलिए दोस्तों ये आपके जो इल्तुतमिश होते हैं ये अपनी उत्तराधिकारी आपके रजिया सुल्तान को आपके घोषित करते हैं। लेकिन इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो जाता है और उसके बाद में आपके रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठती हैं। तो रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रही। अब रजिया सुल्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पहला हो जाता है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका। दोस्तों ये आपके दिल्ली सल्तनत
की प्रथम व अंतिम, यही प्रथम भी थी और यही आपकी अंतिम भी थी। तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका। अगर आपसे कभी पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत की अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि कौन थी, तो यही थी। क्योंकि प्रथम तो आपने पढ़ा है, अंतिम तो पढ़ा ही नहीं, तो समझ लेंगे कि अंतिम भी यही थी शासिका, दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में कि रजिया की जो शादी हुई, रजिया की शादी आपकी अल्तुनिया के साथ हुई। अल्तुनिया, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया इसका पूरा नाम था, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, जो आपके भटिंडा का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? आपके भटिंडा का गवर्नर था। भटिंडा का गवर्नर था, भटिंडा का आपके गवर्नर था, ठीक है, भटिंडा का गवर्नर था। तो रजिया ने आपकी अल्तुनिया से शादी इसलिए की थी कि आपके रजिया सुल्तान को दोस्तों उसकी गद्दी से जब हटा दिया गया था तो वह अपने गद्दी को फिर से प्राप्त कर ले, लेकिन इसके ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों आपके रजिया सुल्तान की बात करते हैं तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों मारे जाते हैं। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों मारे जाते हैं। कहाँ पर मारे जाते हैं? आपके कैथल के पास, कैथल के पास। तो कैथल के पास 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को, 13 अक्टूबर 1240 ईडी को कैथल के पास रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या हो जाती है। रजिया एंड अल्तुनिया दोनों की हत्या हो जाती है। और इसकी हत्या कौन करवाता है? तो इसकी हत्या आपकी कराता है आपके बहराम शाह। होता क्या है दोस्तों, होता क्या है कि आपके जब आपके रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहती हैं तो आपके रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी से हटा देता है बहराम शाह और इसको आपके यहाँ पर से कैद करवा देता है। तो बहराम शाह जब आपके रजिया सुल्तान, जो आपके रजिया सुल्तान होती हैं, इनको आपके कैद करवा देता है और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो जाता है। फिर रजिया सुल्तान अल्तुनिया से शादी करके आपके दिल्ली की गद्दी को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और अल्तुनिया और रजिया दोनों को एक साथ आपके 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के पास कुछ डाकुओं के द्वारा आपके क्या किया जाता है? आपके बहराम शाह के द्वारा रजिया की हत्या और रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बन जाता है। और इसके अगर उत्तराधिकारी पूछे तो इसका जो उत्तराधिकारी जो रहा आपकी कौन रहा? आपके बहराम शाह रहा, बहराम शाह रहा। बहराम शाह जो आपके 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा। और इसके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके समय में एक पद बनाया गया था नायब ए मामलिकात का। नायब ए मामलिकात का एक पद बनाया गया था और यह पद ऐसा था जिससे आपके सुल्तान के आपके जो अधिकार थे उसको कम किया जा सके। तो इसके समय में एक ये नए पद का गठन किया गया था, ये बात इंपॉर्टेंट रखेंगे। और इसके बाद बात करते हैं इसके उत्तराधिकारी की, तो इसका उत्तराधिकारी रहा अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह रहा जो आपकी 42 से लेकर 46 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा। इसके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि 42 से 46 ईस्वी तक रहा और यह आपके बहराम शाह का उत्तराधिकारी था। तो बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। बहराम शाह के बारे में पहला कि 42 से 46 तक गद्दी पर रहा और रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी था। और तीसरी बात कि नायब ए मामलिकात के पद का गठन इसके ही समय में हुआ था। और अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आपके बहराम शाह का उत्तराधिकारी था और 42 से लेकर 46 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा। और इसके बाद आपके दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? तो इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर आपके नासिरुद्दीन महमूद बैठते हैं। कौन बैठते हैं? आपके नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर आसीन होते हैं और 1246 ईस्वी से लेकर 1265 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहते हैं। कितने वर्षों तक? कुल आपके 19 ईयर तक इनका आपके कार्यकाल होता है। 19 ईयर का इनका पूरा कार्यकाल होता है। इनका पूरा क्या होता है? टेन्योर होता है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी जो संपूर्ण सत्ता होती है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संपूर्ण जो सत्ता होती है, संपूर्ण सत्ता के चालीसा के सरगना और आपके नायब जो बलबन के हाथों में चली जाती है। तो संपूर्ण जो सत्ता होती है आपके जो चालीसा होता है, इसके जो आपके सरगना और आपके नायब थे, चालीसा के जो आपके नायब थे, जो हेड थे बलबन, इनके हाथों में चली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बन जाता है।
नासिरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक एक लंबे कार्यकाल के लिए 19 ईयर तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो संपूर्ण सत्ता इनके समय में होती है ये आपके चालीसा के जो सरगना थे और नायब थे, मतलब हेड थे बलबन, उनके हाथों में चली जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा व्यक्ति था जिसके समय में संपूर्ण सत्ता आपके बलबन के हाथों में चली जाती है, तो आपके नासिरुद्दीन महमूद था। और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बनती है कि 1249 ईस्वी में आपके 1249 एडी में उसने आपके बलबन को, मतलब कि आपके जो कि नासिरुद्दीन महमूद हैं, नासिरुद्दीन महमूद होते हैं, आपके 1249 ईस्वी में आपके बलबन को, नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा बलबन को एक आपकी उपाधि प्रदान की जाती है और ये उपाधि परीक्षा में 1000 बार पूछी गई है। इसको याद रखेंगे कि उलूग खां, तो उलूग खां की उपाधि प्रदान करते हैं आपके नासिरुद्दीन महमूद बलबन को। अगर क्वेश्चन पूछे कि उलूग खां की उपाधि किसने हासिल की, तो बलबन ने। किसने दी इनको, तो नासिरुद्दीन महमूद ने। कब दी, तो 1249 ईस्वी में। ये बात इनके लिए क्या आपकी इंपॉर्टेंट है। एक बात और परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछ सकती है, तो उसको आप नोट करेंगे कि 1266 ईस्वी में, 1266 एडी में नासिरुद्दीन महमूद की अचानक हत्या हो जाती है, अचानक इनकी मृत्यु हो जाती है। आपके नासिरुद्दीन जो, यह नियम मैं लिख दे रहा हूँ, नासिरुद्दीन महमूद समझ सकते हैं, यह नियम नासिरुद्दीन महमूद की आपके अचानक मृत्यु हो जाती है, अचानक मृत्यु हो जाती है। और बहुत लोग ये बताते हैं कि बलबन ने ही इसकी हत्या कर दी, बहुत सारे लेखक ये बताते हैं, बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि बलबन ने ही अचानक आपके नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी। और जो नासिरुद्दीन महमूद होता है ये आपके शमसी वंश का अंतिम शासक होता है, शमसी वंश का अंतिम शासक होता है। वो शमसी वंश जिसकी स्थापना आपके इल्तुतमिश के द्वारा की जाती है। तो इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, आपके फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर आपके नासिरुद्दीन महमूद, इतने शासक आपके शमसी वंश से संबंधित रहे। कुतुबी वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह था। अब इसके बाद उसके बलबनी वंश स्टार्ट होता है। कौन होता है, आपके बलबनी वंश स्टार्ट होता है। और अब हम पढ़ेंगे किसको, आपके बलबन को। तो इतनी बात समझ गए कि नासिरुद्दीन महमूद की अचानक मृत्यु हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि बलबन ने ही इसकी हत्या कर दी और इसके बाद आपके बलबन का, आपके नासिरुद्दीन महमूद का कोई पुत्र नहीं रहता है, इसलिए आपके जो बलबन जो होते हैं वही आपके क्या हो जाते हैं, वही आपके नासिरुद्दीन महमूद के आपके उत्तराधिकारी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आपके उत्तराधिकारी आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज हमने गुलाम वंश के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पढ़ लिए। पहला शासक हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लिए। दूसरी बात हमने इल्तुतमिश के बारे में डिटेल से पढ़ लिया, इल्तुतमिश के बारे में जो परीक्षा में पूछ सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों हमने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लिया। रजिया के बारे में हम छोटे छोटे शासक आपके बहराम शाह के बारे में, तो एक फैक्ट, बहराम शाह और मसूद शाह, जो अलाउद्दीन मसूद शाह थे, इनके बारे में इनका कार्यकाल पढ़ लिया। और इसके बाद दोस्तों हमने आपके मसूद शाह के बारे में नासिरुद्दीन महमूद को पढ़ लिया। छठे में हमने आपके नासिरुद्दीन महमूद को पढ़ लिया, नहीं हम लिख दे रहा हूँ, नासिरुद्दीन महमूद को हमने पढ़ लिया। तो इतनी बातें हमने आज गुलाम वंश के बारे में बहुत सारी पढ़ ली हैं। अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम गुलाम वंश के एक और इम्पॉर्टेंट आपके शासक बलबन के बारे में पढ़ेंगे और गुलाम वंश को समाप्त कर देंगे। और उसके बाद हम खिलजी वंश को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गुलाम वंश को समाप्त करेंगे और खिलजी वंश, दोनों को एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे। खिलजी वंश में कुल 3 ही शासक हैं, तो इनको पूरा पढ़ लेंगे और आपके बलबन को भी पूरा पढ़ लेंगे। तो ये आपका दूसरा वीडियो यहाँ पर समाप्त रहेगा। तो इस प्रकार से आधे घंटे 40 मिनट में हम आपकी पूरी मैराथन क्लास हिस्ट्री के लेंगे और इस प्रकार से 4 से 5 दिन में हम संपूर्ण दिल्ली सल्तनत को पूरा पढ़ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और यहाँ पर दोस्तों अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और ये जो मैराथन क्लास है इसकी सभी क्लासों को अवश्य ही लीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम उतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं जितने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री को पूरा, आपके मध्यकालीन इतिहास को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जैसे अलाउद्दीन मसूद शाह, आपके बहराम शाह के बारे में और डिटेल फैक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी एक क्लास इसमें चल रही है उत्तर प्रदेश यूपी लेखपाल के लिए और यूपीएसआई के लिए। जिसकी आपकी इस वीडियो की प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही मिल जाएगी कि आपकी हिस्ट्री फुल डिटेल को आपके लिखे रहेगा कि आपके मेडिकल हिस्ट्री आपके फुल डिटेल में। तो अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो देख लेंगे। वहाँ पर दोस्तों अभी तक हमने कुल आपके 12 वीडियो अभी तक आपके अपलोड किए हैं। अभी हम सिर्फ बलबन तक पहुँचे हैं, तो 12 वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ बलबन को सिर्फ आपके अभी तक बलबन को ही मतलब कि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बलबन तक ही पढ़ पाए हैं। तो वहाँ पर बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर उसको पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ लीजिए और अगर 4 से 5 दिन में संपूर्ण दिल्ली सल्तनत को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।